नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग खत्म हुई है। मोदी और बाइडेन की बायलैटरल मीटिंग करीब 1 घंटा 20 मिनट तक चली। प्रेसिडेंट बाइडेन शाम 7:15 बजे दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे बायलैटरल मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए। यहां मोदी प्रेसिडेंट बाइडेन के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। आमतौर पर हेड ऑफ स्टेट्स के साथ बायलैटरल मीटिंग्स हैदराबाद हाउस में होने की परंपरा है, लेकिन आज जो बाइडेन और मोदी की मीटिंग प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग में हुई। यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी ने किसी विदेशी मेहमान को अपने घर पर होस्ट किया। आपको बता दूं कि जब मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, उस वक्त जो बाइडेन ने मोदी के लिए व्हाइट हाउस में प्राइवेट डिनर का आयोजन किया था, मोदी का जबरदस्त स्वागत किया था। आज मोदी और बाइडेन की मुलाकात में क्या बात हुई, क्या फैसले हुए, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन के अलावा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, चीन के प्रीमियर ली शियांग, रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, ओमान के क्राउन प्रिंस सुल्तान हैदम बिन तारिक अल सईद और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो समेत ज्यादातर मेहमान दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुलाकातों का, मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। प्रेसिडेंट बाइडेन के अलावा बांग्लादेश और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने बायलैटरल मीटिंग की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मोदी और बाइडेन की मुलाकात की है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त कई अहम मसले हैं जिन पर अमेरिका और भारत की राय का डिप्लोमेटिक असर पूरी दुनिया पर होगा। सबसे बड़ा इशू तो है यूक्रेन रशिया वॉर का। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस और वीजा के मसले पर दोनों नेताओं की बातचीत एजेंडे का हिस्सा है। भारत अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदना चाहता है। जब मोदी अमेरिका गए थे तो इस सौदे पर बातचीत शुरू हुई थी। इसके अलावा भारत में ही जनरल इलेक्ट्रिक के जेट इंजन बनाने के समझौते पर भी बात बनने की उम्मीद है। चीन के बढ़ते हुए आक्रामक रवैये से निपटना दोनों नेताओं के बीच की बातचीत के एजेंडे में शामिल रहा। अमेरिका चाहता है कि G20 देशों के सम्मेलन के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाए, लेकिन चीन इसमें रुकावट पैदा कर रहा है। बाइडेन और मोदी के बीच इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई। अमेरिकी प्रेसिडेंट के बारे में विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलॉर्ड ने कहा कि G20 समिट को सफल बनाने के लिए अमेरिका भारत के साथ पूरा सहयोग कर रहा है, क्योंकि अमेरिका भारत से दोस्ती और बढ़ाना चाहता है। बड़ी बात है कि मार्गरेट मैकलॉर्ड ने यह बात हिंदी में कही और वो बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं को हिंदी में बात करते हुए सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी और अच्छा भी लगेगा। अमेरिकी लक्ष्य जो है वो बेसिकली तो हम आर्थिक समस्या से निपटना चाहते हैं, जिनमें से वैश्विक गुर्बत और हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं को और वसाइल दे सकते हैं, क्योंकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स सस्टेनेबल, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट है और हम वैसे टूल्स जो प्रूवन है हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं। फिर हम वो पोषण की सुरक्षित जो यूक्रेन पर रूस का हमला असर पड़ रहे हैं वो कितने कम कर सकते हैं, ताकि वैश्विक मंदी पर अनाज की कमी और किल्लत महंगाई और नहीं बढ़ाए। और फिर हम ऐसे एम्फसाइज करना चाहते हैं कि G20 एक प्रीमियर फोरम है दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मसला हल करने के लिए, और हम
दुनिया के सबसे बड़े उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था एक साथ होकर वैसे मसला हल करने के लिए बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि वैसे वैश्विक गुर्बत जो G20 में भी हम बात करेंगे उसके बातचीत होगा और इंडिया के साथ हमारी ताउन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि हम बहुत सारे क्षेत्र में कोऑपरेट करते हैं, जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, AI है, शिक्षा है, स्टूडेंट मोबिलिटी है और इंडिया के यूथ, उनकी आबादी, उनकी एम्बिशन देखकर अमेरिका इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। इसमें कोई शक नहीं कि G20 के देश मिलकर दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस पूरी G20 को बहुत ताकत दे रहे हैं, भारत को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं और ये भी समझने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते पहले बराक ओबामा, फिर डोनाल्ड ट्रंप और अब तीसरे प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारत आए हैं। इस वक्त इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, प्रेसिडेंट बाइडेन और मोदी की मीटिंग को लेकर के सब जगह उत्सुकता है, बहुत चर्चा है, क्या जानकारी आपके पास? ऑन बोर्ड अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रजत जी जैक सुलिवन ने यह बताया कि जी इंजन पे बातचीत आगे बढ़ेगी। इसके अलावा जो बातचीत हुई है उसमें हमें बताया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर को कैसे चीन के बदले भारत सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी रहे, इसको लेकर बातचीत। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन, क्वाड, वीज़ा की संख्या बढ़ाई जाना, इन सारे प्रमुख मसलों पर बातचीत हुई है। और कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दौरे को देखे और वहाँ से जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं रजत जी, ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से G20 की सफलता के लिए भारत जितनी उत्सुकता दिखा रहा है, जितनी कोशिश कर रहा है, कमोबेश उसी प्रकार का प्रयास अमेरिका की तरफ से होता दिख रहा है कि भारत की ये मेजबानी सफल मेज़बान के तौर पे ये दिखा जाए कि सफल आयोजन हुआ। और लगभग 19 प्लेन लेकर आए हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। उनके साथ गाड़ियों की काफिला की बात करें, लगभग 60 गाड़ियों का काफिला है, पहले 80 लेकर आना चाहते थे। 150 के आसपास जर्नलिस्ट लेकर आए हैं, अमेरिकी जर्नलिस्ट यहाँ पे 150 की संख्या में लगभग मौजूद हैं। उससे समझा जा सकता है कि अमेरिका में भी अमेरिकी राष्ट्रपति किस प्रकार से चाहते हैं कि इस पूरे दौरे को लेकर अमेरिका में चर्चा हो। और समझा जा सकता है कि न सिर्फ दोनों देश एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी किस तरह से कदम ताल कर रहे हैं। देवेंद्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत का रुतबा कितना बड़ा है दुनिया में और अमेरिका भारत के बारे में कैसे सोचता है, ये इस बात से भी साफ है कि पाकिस्तान ने कोशिश की कश्मीर का मुद्दा उठाने की, आर्टिकल 370 का मुद्दा उठाने की, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ साफ कहा ये भारत का और आपका आपसी मुद्दा है, अमेरिका इसके अंदर कहीं इंटरवीन नहीं करेगा। तो पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी एकदम डूब गई है। तो ये बड़ी बात है, भारत का जिस तरह से स्टेचर दुनिया में बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र पाराशर। जो बाइडेन और मोदी की मुलाकात में क्या बात हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी देवेंद्र पाराशर ने दी है। लेकिन जैसे ही इस बायलैटरल मीटिंग के बारे में ऑफिशियल डिटेल्स मिलेंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक वो भी भारत पहुंचे हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन से पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की अपनी वाइफ अक्षता मूर्ति के साथ दिल्ली में लैंड किए। मोदी के साथ ऋषि सुनक की बायलैटरल मीटिंग तो कल होगी, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही ऋषि सुनक ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की धरती पर किसी तरह की भारत विरोधी गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। ब्रिटेन में खालिस्तानी आतंकवाद को वो जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कुछ महीने पहले आपको याद होगा, लंदन में खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने भारतीय हाई कमीशन में घुसकर हंगामा किया था। भारत ने इस पर कड़ा एतराज जताया था। आज प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने उस घटना पर फिर अफसोस जताया। उन्होंने कहा वो सुनिश्चित करेंगे कि ब्रिटेन में इस तरह की हरकत दोबारा न हो। ब्रिटेन खालिस्तानी आतंकवाद को पनपने का कोई मौका नहीं देगा। ये बहुत अहम सवाल है और मैं आपसे दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की हिंसा या उग्रवाद ब्रिटेन बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही वजह है कि हम भारत के साथ मिलकर खासतौर से खालिस्तानी आतंकवाद से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे सुरक्षा मंत्री अभी कुछ दिन पहले ही भारत आए थे और उन्होंने यहाँ अपने समकक्ष मंत्री से बात की थी। हम दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के लिए वर्किंग ग्रुप है, जिनकी मदद से हम इस तरह के आतंकवाद का जड़ से खात्मा कर सकें। मैं ब्रिटेन में ऐसे उग्रवाद और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा।
ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की तारीफ की। सुनक ने भारत आने के बाद कहा कि मोदी उनसे खास तौर से लगाव रखते हैं। दोनों के बीच अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री है। ऋषि सुनक ने कहा कि मोदी बहुत मेहनती नेता हैं और इसीलिए G20 समिट को कामयाब बनाने के लिए ब्रिटेन भारत के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। And I have enormous respect for Modi ji and मोदी जी के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। वो निजी तौर पर मेरे प्रति बहुत गर्मजोशी और स्नेह का भाव रखते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापक व्यापार समझौता करने के लिए हम दोनों मिलकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों का मानना है कि ये दोनों ही देशों के लिए फायदे का सौदा होगा। इसीलिए हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसा समझौता हो जो दोनों देशों के लिए मुफीद हो। और G20 जैसे मंच पर मैं प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग करने के लिए उत्सुक हूं, ताकि इस सम्मेलन को भारत के लिए जबरदस्त ढंग से कामयाब बनाया जा सके। मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा कि भारत के लिए एक शानदार वर्ष रहा है। I know it will be, and this has been a great... आप देख सकते हैं कि ऋषि सुनक दिल्ली आकर बहुत उत्साहित हैं और इसकी वजह है, एक तो वो खुद भारतीय मूल के हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं और खुद को सनातनी कहने में कोई संकोच नहीं करते। अपनी पहचान छुपाने के बजाय अपने हिंदू होने पर गर्व करते हैं। हाथ पर कलावा बांधते हैं, मंदिर जाते हैं, बच्चों के साथ घर पर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, होली, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। ऋषि सुनक की वाइफ अक्षता इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। दोनों की शादी बेंगलुरु में हुई थी और उसके बाद वो दिल्ली आए थे। इसलिए आज जब ऋषि सुनक एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें पुराने दिन याद आ गए। उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद थे। अश्विनी चौबे ने जय सियाराम कहकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। सुनक और उनकी वाइफ को गिफ्ट में रुद्राक्ष, गीता और हनुमान चालीसा दी। ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति ने भी भारतीय परंपरा के मुताबिक ही अभिवादन किया और इसके बाद ऋषि सुनक ने कहा भारत आकर उन्हें लग रहा है कि वो अपने घर आए हैं, क्योंकि यहीं पर उनकी शादी हुई थी और उनके परिवार का संबंध भारत से ही है। अब वो कोशिश करेंगे कि शाम को कम से कम दिल्ली के अपने उस फेवरेट रेस्टोरेंट में जा सकें जहां वो शादी के बाद अक्षता के साथ जाया करते थे। First of all, thank you for the warm welcome. सबसे पहले तो इतने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए तो खास तौर से भारत आना बेहद खास है। खास तौर से अक्षता के साथ यहाँ आना तो अलग अनुभव है। यहाँ आने के साथ ही हम इस दौरे को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। भारत ने वन अर्थ वन फैमिली की जो थीम रखी है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो मैं खुद हूँ। मैं ब्रिटेन और भारत के रिश्तों का वही जीता जागता पुल हूँ जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। मेरे जैसे करीब 20 लाख भारतीय मूल के लोग ब्रिटेन में रहते हैं। मेरे लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में भारत आना बेहद अहम है। ये वो देश है जहां से मेरा परिवार आता है। जाहिर है मेरी पत्नी बेंगलोर से है। मेरी शादी बेंगलोर में हुई थी। जब हमारे बच्चे नहीं हुए थे तो हम दिल्ली में काफी समय गुजारा करते थे। हम सोच रहे थे कि आज शाम को क्या हम यहाँ के अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं। मेरे लिए तो खास तौर से भारत आना एक बहुत शानदार अनुभव है। मैं इस देश से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा परिवार यहीं से है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना और देखना कि भारत एक शिखर सम्मेलन को कामयाबी से आयोजित कर रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। मुझे गर्व है कि भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है। To see India doing so well. ऋषि सुनक अपने शॉर्ट ट्रिप के दौरान अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे। सुनक ने कहा कि उनको जन्माष्टमी ठीक से मनाने का वक्त नहीं मिल पाया था। इसकी भरपाई वो मंदिर में दर्शन करके करेंगे। ऋषि सुनक ने कहा हिंदू होने पर उन्हें गर्व है। अपने धर्म से उन्हें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। I'm a proud Hindu and हाँ, बिल्कुल सही बात है। मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ। मेरी परवरिश एक हिंदू के तौर पर हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दौरे में मैं एक मंदिर का दौरा कर सकूं। अभी रक्षाबंधन का त्योहार था और मैंने अपनी बहनों और कजिन के साथ मिलकर ये त्योहार मनाया था। मुझे ठीक से जन्माष्टमी मनाने का मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मंदिर जाकर मैं इस कमी को पूरा कर सकूंगा। मुझे लगता है कि ये बहुत अहम बात है। आस्था हर इंसान को बहुत मदद करती है। खास तौर से अगर मेरी जैसी तनावपूर्ण जिम्मेदारी हो तो आस्था बहुत काम आती है। आस्था होने पर आपको चुनौतियों से लड़ने में काफी मदद मिलती है।
मैं इसे बहुत अहम मानता हूँ। provides an outlook on life which I find particularly valuable. ऋषि सुनक के बयान को बीजेपी ने बदलते भारत का प्रतीक बताया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक जमाना था जब लोग विलायत जाने पर गर्व करते थे, लेकिन अब नए भारत में इंग्लिशमैन पर राज करने वाले नेता को भारत आने पर खुशी होती है। ऋषि सुनक ने आकर क्या कहा कि मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक दौर था, हम लोग बचपन में सुनते थे कि फॉरेन रिटर्न होना एक उपलब्धि होती थी और इंग्लैंड जाना इतनी बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी कि आप सोचिए पुराना गाना कि जैसे गोरा कोई लंदन का, विलायती होना, विलायती लाल, विलायती राम लोगों के नाम हुआ करते थे। और आज विलायत का प्राइम मिनिस्टर आकर कहता है कि मुझे भारत में आकर अच्छा लग रहा है, यानी वो भारत में रिटर्न आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़े परिवर्तन का प्रतीक भी है। ऋषि सुनक की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि उन्होंने खालिस्तानियों को करारा जवाब दिया। भारत की धरती पर आकर कोई गोलमोल बात नहीं की। भारत को विश्वास दिलाया कि इंग्लैंड में वो खालिस्तान की आवाज उठाने वालों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। ऋषि सुनक ने साफ साफ कहा कि वो किसी तरह की एंटी इंडिया एक्टिविटीज की इजाजत नहीं देंगे। ये एक विश्वास से भरे भारत के दोस्त और एक स्टेट्समैन का बयान है। ऋषि सुनक के बारे में एक और बात समझने जैसी है। जब भारत पहुंचे तो उनकी कलाई पर राखी थी, कलावा था। वो कहते हैं उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है। ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा उन्हें शक्ति देती है। ईश्वर की पूजा उनके टेंशन को, उनके तनाव को कम करने में मदद करती है। ऋषि सुनक की हिंदू धर्म में आस्था जवाब है उन लोगों को जो सनातन धर्म का अपमान करते हैं और सनातन धर्म का सर्वनाश करने की बात करते हैं। भारतीय मूल के एक और नेता मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनाथ भी आज दिल्ली पहुंचे। आज प्रविंद जुगनाथ की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई। इसके अलावा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से भी मोदी ने मुलाकात की। बांग्लादेश और मॉरिशस G20 के मेंबर नहीं है, लेकिन दोनों देशों को भारत ने स्पेशल इनवाइटी के तौर पर G20 समिट में इनवाइट किया। मॉरिशस के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की संख्या काफी बड़ी है। प्रविंद जुगनाथ के पिता अनिरुद्ध जुगनाथ भी मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर रहे थे और भारत के साथ उनके भी बहुत अच्छे रिश्ते थे। डिप्लोमेट्स का कहना है कि G20 अब सिर्फ कुछ गिने चुने देशों का ग्रुप नहीं बचा, अब ये पीपल्स मूवमेंट बन गया है और नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत दुनिया भर के कमजोर देशों की आवाज बन गया है। ये भारत का डेवलपमेंट मॉडल है जिसमें डेवलपमेंट इन अ ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट, यानी पीपल अबव प्रॉफिट इन अ फ्री ओपन डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ये पीएम साहब ने कहा है कि हमने डेमोक्रेटाइज कर दिया है G20 को। सर अब ये G20 नहीं है, जैसे पीएम साहब बोले ये G200 बन चुका। अब तो अफ्रीकन यूनियन भी आ रहा है। 3 अफ्रीकी देशों में मैं वहां की सरकारों का विशेष सलाहकार हूं और तीनों से जब हमने ये वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट किया था जनवरी में, वर्चुअल समिट, तो तीनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने, कुछ मंत्री जो मेरे दोस्त हैं उनसे बातचीत होती रहती है व्हाट्सएप और बाकी चैनल के जरिए, कहा कि वी आर सो ग्रेटफुल कि भारत ने हमारी आवाज उठाई, हमारा प्रतिनिधि बनाए, क्योंकि हमारी आवाज, ये एक बहुत पुरानी एक संस्था है, बड़ी बुजुर्ग सी संस्था, न्यूयॉर्क में नाम सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, कभी सो जाती है कभी जाग जाती है, कुछ पता नहीं होता क्या उसका हाल है। वहां तक उनकी आवाज पहुंचती थी, कोई सुनता नहीं था। अब उनके राजदूत नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी उनकी आवाज पहुंचा रहे हैं। तो इन तीनों देशों के लोगों ने मुझसे कहा कि वी हैव चोजन इंडिया एज आवर रिप्रेजेंटेटिव, और फिर मैंने जवाब मुस्कुरा के दिया, यही है राइट चॉइस बेबी, हम कभी धोखा नहीं देंगे आपको। G20 समिट औपचारिक रूप से तो कल शुरू होगा। इससे पहले G20 समिट 18 देशों में हो चुका है, लेकिन भारत में ये पहली बार हो रहा है और किसी भी देश ने इसको इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किया है। इतने बड़े स्केल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पहुंचा दिया है। कुछ लोग पूछ सकते हैं इससे क्या फायदा होगा, भारत को क्या मिल जाएगा। उन लोगों को समझना चाहिए कि अगर भारत को ग्लोबल लीडर बनना है तो G20 बड़ा जरिया हो सकता है, क्योंकि दुनिया की जीडीपी में 80% भागीदारी G20 में शामिल देशों की है। दुनिया का 75% इंटरनेशनल ट्रेड G20 देशों के बीच होता है। दुनिया की 2/3 आबादी, 2/3 पॉपुलेशन
G20 मुल्कों में रहती है और दुनिया का 60% ज्योग्राफिकल एरिया G20 देशों का है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा मंच है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने G20 के महत्व को समझा, इसके मेंबर्स को भी समझाया और इस मंच को दुनिया का सबसे बड़ा मंच बनाने की दिशा में काम किया। इससे पहले G20 की मीटिंग जिन देशों में होती थी वहां नेताओं के भाषण होते थे, कुछ रेजोल्यूशन पास हो जाते थे, औपचारिकताएं पूरी होती थी और मीटिंग खत्म हो जाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे बड़ा बनाया, जनता से जोड़ा, आम लोगों की भागीदारी इसमें बढ़ाई। पिछले साल दिसंबर में G20 की अध्यक्षता भारत को मिली, तब से लेकर अब तक हमारे देश में G20 की अलग अलग 220 मीटिंग्स हो चुकी हैं। सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 300 कल्चरल प्रोग्राम हुए। इसमें पूरे देश के 18,000 कलाकारों ने हिस्सा लिया। दुनिया भर के 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स इन मीटिंग्स में शामिल हुए। हमारे देश के 1.5 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बने। मतलब मोदी ने उस मंच को, जो पहले सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट्स का मंच था, उसके सदस्य देशों के लिए पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टैक्ट का मंच बना दिया। ये बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है, बड़ी सोच है। इससे व्यापार बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और मोदी ने G20 का जो थीम रखा है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसे अचीव करने में मदद मिलेगी। आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इसकी तारीफ की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्हें अपने जीवन में G20 समिट भारत में होते देखकर तसल्ली है और उन्हें भारत के सुनहरे भविष्य को लेकर पूरा भरोसा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग, सबसे अनुभवी नेता हैं, इसलिए उनकी बात मायने रखती है। लेकिन राहुल गांधी इससे इत्तेफाक नहीं रखते, वो खुश नहीं है। राहुल गांधी इस वक्त बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में है। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोदी सरकार पर आज भी तमाम तरह के आरोप लगाए और फिर कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में माइनॉरिटीज और छोटी जातियों के लोग सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। राहुल जो यहां कहते हैं वही बातें ब्रसल्स में कही, लेकिन गौर करने वाली बात यह कि जब भारत में G20 समिट हो रहा है उस तक राहुल ने ब्रसल्स में चीन की तारीफ की। कहा चीन दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का लीडर बना हुआ है, चीन ने BRI का कॉन्सेप्ट दिया है, ये सब भारत में भी होना चाहिए, लेकिन भारत के पास अभी उस तरह का विजन नहीं है। China is proposing a particular view, a particular vision of the planet, right? And they are putting on the table the idea of the Belt and Road. And one of the reasons they are able to do that is because they have become a center of global production. And this is something I told the people yesterday in the External Affairs office. But I don't see an alternative vision coming from our side. That vision requires a vision for production in a democratic environment. What the Chinese have basically shown is that it is possible to produce effectively in a coercive environment where you don't give people freedom, where you restrict their freedom, but you offer them prosperity without political freedom. And the challenge for us is, can we provide an alternative vision where we do production under democratic conditions with political and economic freedom? And I think there's a lot of cooperation that can happen between the United States, between Europe, and between us. And I think that's where a lot of our focus should go. How can we create an alternative to the Chinese production model that is a coercive production model? राहुल गांधी यूरोप में जाकर कह रहे हैं कि भारत के पास फ्यूचर का विजन नहीं है। चीन की प्लानिंग और विजन को राहुल बड़ा अच्छा मान रहे हैं। लेकिन अब अगर कोई राहुल के विजन की, उनकी सोच की बात करे, उस पर सवाल उठाए तो उन्हें बुरा लग सकता है। क्या ये सोच ठीक है जिस वक्त पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है?
जो क्षण भारत के लिए गौरव के हैं, जब दुनिया के बड़े बड़े देशों के हेड ऑफ स्टेट दिल्ली में हैं, जिस वक्त पूरी दुनिया G20 समिट की चर्चा कर रही है, उस वक्त भारत की सबसे पुरानी ऑपोजिशन पार्टी का सबसे प्रभावशाली नेता यूरोप में बैठकर भारत की कमियां गिनाए, भारत को कोसे, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करे। क्या ये कुछ ठीक है? जब दिल्ली में G20 समिट हो रहा है, उसी वक्त राहुल का यूरोप जाना इत्तेफाक तो नहीं है। ये सोची समझी रणनीति के तहत तय किया गया है। क्या ये रणनीति देश के हित में है? शायद राहुल गांधी ये सब नहीं सोचेंगे, ना समझेंगे, लेकिन कम से कम कांग्रेस के अनुभवी नेताओं को सोचना चाहिए था। हालांकि आज राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि G20 समिट को लेकर वो इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं। राहुल ने कहा कि मोदी विपक्ष को देखना ही नहीं चाहते, इसीलिए G20 के मौके पर राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित डिनर में विपक्ष के नेताओं को इनवाइट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, इससे सरकार की सोच पता चलती है। So what's contrary about it? I mean, they've decided not to invite the leader of the opposition. It tells you something. I mean, it tells you that they don't value the leader of 60% of India's population, and you know, it's something that people should think about. Why they are feeling the need to do that, and what is the type of thinking that goes behind that? जो बात राहुल ने कही, भूपेश बघेल उससे कदम आगे बढ़ गए। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी विपक्ष का अपमान करती है, खड़गे को डिनर में न बुलाए जाना लोकतंत्र पर हमला है। ये तो दुर्भाग्यजनक बात है मुख्यमंत्री जी कि नेता प्रतिपक्ष को यही तो असहमति का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का महत्वपूर्ण रोल रहता है, और ऐसे में यदि उसको नहीं बुलाया जाना, मतलब ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला है। विरोधी दलों के अलायंस में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी एक अलग तरीके से सरकार की आलोचना की। उमर अब्दुल्ला ने कहा, G20 को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? विदेशी मेहमान आएंगे, दिल्ली घूमकर चले जाएंगे, इससे भारत को क्या मिलेगा? और इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने तंज किया, कहा G20 के बहाने ही सही, कम से कम दिल्ली का तो उद्धार हो गया। मैं कुछ नहीं देख रहा हूं ना G20 का, क्या करना है ना G20, ये बाकी मुल्कों ने भी किया है, इसके बाद और मुल्क भी करेंगे। आए हैं, देखेंगे दिल्ली का एक छोटा सा कोना और वापस चले जाएंगे। कम से कम इस बहाने दिल्ली में जो मैंने पढ़ा, कोई 4200 करोड़ खर्च हुए हैं सिर्फ दिल्ली को G20 के लिए तैयार करने के लिए। चलिए, और कुछ नहीं तो दिल्ली के रहने वालों को इस थोड़े से पैसे का तो कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में कल जो स्टेट डिनर रखा गया है, उसमें विदेशी मेहमानों के अलावा केंद्र सरकार के मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों को इनवाइट किया गया है। इस सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के नेताओं को इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन विपक्ष के नेता इल्जाम लगा रहे हैं कि खड़गे को क्यों नहीं बुलाया गया। वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में विपक्षी नेता हैं, लेकिन ये नेता ये नहीं बता रहे कि राष्ट्रपति के डिनर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इनवाइट नहीं किया गया है। इससे मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं है। कांग्रेस ये क्यों नहीं बताती कि विरोधी दलों की जहां जहां सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। इसमें कांग्रेस के भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, सुखविंदर सुक्खू शामिल हैं। ये तीनों चीफ मिनिस्टर राष्ट्रपति के डिनर में शामिल होंगे या नहीं, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। हमारे देश की परंपरा रही है कि विदेश नीति के मामले में सरकार और विरोधी दल मिलकर काम करते हैं। ये ट्रेडिशनल कांग्रेस के जमाने में शुरू हुआ था, लेकिन अब कांग्रेस इस परंपरा को भूल गई है। देश में पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर आए हैं। गौरव का दिन है, गर्व करने का अवसर है। और राहुल गांधी यूरोप चले गए, वहां चीन की तारीफों के पुल बांधने लगे। खड़गे को न बुलाने पर विदेश की धरती पर बैठकर यह कह दिया कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अब कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके सामने मुश्किल होगी कि वो डिनर में जाएं या ना जाएं। लेकिन नीतीश कुमार और एमके स्टालिन के अलावा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली में राष्ट्रपति के डिनर में शामिल होंगे।
वैसे ममता आज इसलिए भी खुश हैं क्योंकि देश भर में 7 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन के नतीजे आए। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट ममता ने बीजेपी से छीन ली है। इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस के निर्मल चंद रॉय ने बीजेपी की तापसी रॉय को हराया। मुकाबला कांटे का रहा, हार जीत का अंतर सिर्फ 4,309 वोट का रहा। लेकिन ममता इस बात से प्रसन्न है कि उन्होंने बीजेपी से एक सीट तो छीन ली। ममता ने कहा सिर्फ बंगाल में ही नहीं, यूपी और झारखंड के नतीजों से साफ है विरोधी दलों की एकता काम कर रही है। अब लोकसभा चुनाव में एनडीए की शिकस्त तय है। पूरे भारत में जहां कहीं चुनाव हुआ है शायद 7 सीटों पर हुआ है, जिसमें बीजेपी 4 सीटों पर हारी है। उत्तर प्रदेश की एक सीट पर भी बीजेपी हारी है। जो सीट जीती भी है उस पर भी ये ध्यान नहीं देते। त्रिपुरा में 2 विधानसभा सीट जीते हैं। उस जीत में उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये इंडिया टीम के लिए बहुत बड़ी खबर है। इन नतीजों से साबित होता है कि लोगों की सोच बदल रही है। धीरे धीरे सोच बदलेगी, यही मैं चाहती हूँ। ममता विरोधी दलों के अलायंस की तारीफ कर रही हैं, लेकिन लेफ्ट फ्रंट से नाराज हैं। उनका कहना है कि लेफ्ट फ्रंट का उम्मीदवार वोट न काटता तो ये जीत और बड़ी होती। लेकिन ममता को जीत के अंतर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि देश के 6 राज्यों में 7 असेंबली सीटों पर बाई इलेक्शन हुए। इंडिया अलायंस बनने के बाद पहली बार चुनाव हुए। जिन 60 सीटों पर चुनाव हुआ उनमें से 3 बीजेपी ने जीती, जबकि 4 सीटों पर विपक्ष की पार्टियों को जीत हासिल हुई। बंगाल की धूपगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली। हालांकि पिछले चुनाव में भी ये सीट समाजवादी पार्टी के पास ही थी, लेकिन दारा सिंह समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इस बार बीजेपी के टिकट पर लड़े और हार गए। दारा सिंह को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने 42,769 वोटों से हराया। इस जीत से उत्साहित अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी की विदाई की शुरुआत है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जश्न मनाया गया। अखिलेश यादव के अलावा शिवपाल सिंह, नरेश उत्तम समेत तमाम नेता जश्न में शामिल हुए। और इसके बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि जनता बीजेपी से ऊब चुकी है। ये 2024 का सेमीफाइनल था, अब फाइनल में बीजेपी की हार तय है। मैं घोसी के महान मतदाताओं को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं और वहां के प्रशासन को भी कि कुल मिलाकर लगभग निष्पक्ष मतदान कराने की उन्होंने व्यवस्था की। ये चुनाव 24 की तरफ 24 आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव की तरफ भी संकेत करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का शासन बिल्कुल गैर उत्तरदायी शासन हो गया है। इसलिए जनरल जो मतदाता था वो बीजेपी के खिलाफ हो चुका है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। रामगोपाल यादव ने निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन की तारीफ की तो बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पूछा कि अब 2024 चुनाव में विपक्ष ईवीएम पर सवाल तो खड़े नहीं करेगा, ये तो नहीं कहेगा कि चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली है। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि घोसी में ऐसी हार होगी इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। अब वो कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और हार की समीक्षा करेंगे। घोसी विधानसभा के उपचुनाव का जो जनादेश आया है, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। ये बात सत्य है कि जैसे परिणाम की अपेक्षा हम सब लोगों को थी, राजनीतिक दृष्टि से वैसा परिणाम नहीं आया है। और मैं विपक्ष के लोगों से आज आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस परिणाम के बाद, इस जनादेश के बाद क्या वो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करेंगे? क्या वो सरकारी मिशनरी, संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़ा करेंगे? मैं जो भी ये परिणाम आया, हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत करके इस परिणाम की समीक्षा करेंगे। घोसी में समाजवादी पार्टी ने अपनी ही सीट रिटेन की है। झारखंड की डुमरी सीट पर हेमंत सोरेन की पार्टी ने जीत हासिल की है। केरल की पुथुपल्ली सीट पर स्वर्गीय ओमान चांडी के बेटे चांडी ओमन रिकॉर्ड वोटों से जीते। ये सीट पिछले 53 साल से कांग्रेस के पास ही थी। ओमान चांडी के निधन से खाली हुई थी। कांग्रेस ने उनके बेटे को टिकट दिया
और उन्होंने आसानी से लेफ्ट फ्रंट के उम्मीदवार को हरा दिया। यहां बीजेपी कहीं नहीं थी। लेकिन बड़ी बात यह कि जिन 7 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए उनमें से 3 सीटें बीजेपी ने भी जीती हैं। त्रिपुरा में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। बक्सनगर और धनपुर दोनों सीटें बीजेपी ने बड़े मार्जिन से जीत ली। त्रिपुरा में हुई जीत पर अमित शाह और जेपी नड्डा ने जीतते हुए उम्मीदवारों को बधाई दी और त्रिपुरा की जनता का शुक्रिया अदा किया। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर भी बीजेपी को कामयाबी मिली। हालांकि टक्कर कांटे की रही। बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2000 से ज्यादा वोटों से हराया। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज की जीत डबल इंजन की सरकार के कामों की जीत है। वैसे तो बाई इलेक्शन के नतीजों से आम चुनाव और विधानसभा चुनाव का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोकल इलेक्शन होते हैं। उम्मीदवार कौन है, जनता के साथ उनका कैसा संपर्क है और चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है, इन सारी बातों का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे केरल की पुथुपल्ली सीट पूर्व मुख्यमंत्री उमान चांडी के निधन से खाली हुई थी। 53 साल से वो इस सीट से विधायक थे। उनका बेटा चुनाव लड़ा। चांडी ओमान के प्रति लोगों की सिंपैथी थी, इसलिए चांडी ओमान रिकॉर्ड अंतर से जीत गए। इसी तरह घोसी विधानसभा सीट पर दारा सिंह की इमेज ने काम किया। दारा सिंह सबसे पहले बीएसपी में थे, फिर समाजवादी पार्टी में गए, फिर बीएसपी में गए, फिर बीजेपी में गए, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए और फिर बीजेपी में लौट आए। इतनी बार पार्टियां बदल चुके हैं कि अब जनता भी उन पर भरोसा नहीं करती। यही आज के चुनाव के नतीजों में दिखाई दिया। अखिलेश यादव इस जीत पर खुश हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस हार में कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जितने वोट मिले थे, करीब करीब उतने ही वोट इस बार भी मिले हैं। क्योंकि पिछले चुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार को 53,000 वोट मिले थे, इस बार बीएसपी ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, इसलिए ऐसा लगता है कि बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी को मिला और इसीलिए समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 43,000 वोटों से जीता। हालांकि वजह कुछ भी हो, हार हार होती है, जीत जीत होती है। इसलिए कम से कम आज के दिन ममता, अखिलेश और हेमंत सोरेन ये कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस का असर दिखाई दे रहा है और ये अगले लोकसभा चुनाव में भी असर दिखाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं सुपरस्टार सनी देओल। सनी देओल की फिल्म गदर 2 जबरदस्त हिट हुई है। जब गदर 2 के बारे में कहा जा रहा है कि इस फिल्म ने 500 करोड़ रुपए कमाए, उसी वक्त एक चौंकाने वाली खबर आई कि सनी देओल का जुहू वाला ऑफिस नीलाम किया जाएगा। यह बंगला बैंक के पास गिरवी था और सनी देओल का बैंक पर 56 करोड़ का लोन बकाया है। आपकी अदालत में मैंने सनी देओल से पूछा कि बैंक का नोटिस, नीलामी का नोटिस 24 घंटे में वापस कैसे हो गया। सनी, ये तो सबको समझ आया कि 56 करोड़ का लोन लिया था, प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, नहीं दे पाए, बैंक ने नोटिस अखबार में छाप दिया, लेकिन 24 घंटे में नोटिस वापस कैसे हो गया? कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम थी वहाँ पे। देयर वाज अ जेन्युइन प्रॉब्लम बिकॉज मैंने लेटर्स भी भेजे थे उनको जाने से पहले, जब मैं गदर की ये प्रमोशन कर रहा था। 17 और 18 या 19 तारीख को 2 दफ़ा भेजे थे कि मैं आके 24-25 को आके सब सॉर्ट आउट करूँगा, लेकिन उन्होंने पता नहीं। देखिए क्या बोलूँ, बदमाशियाँ तो लोग करते ही रहते हैं। किसने किया, क्यों किया, करना नहीं चाहिए था। हाँ, उनके पास राइट है करने का, लेकिन आई ऑलरेडी गिवन अ लेटर कि मैं आके सब सेटल करने वाला हूँ। अब तो बहुत कमाई कर ली है, दे देंगे एक तो अभी तो दे दूँगा क्यों नहीं, मैं अपनी जगह को ज़रूर, अपनी पापा की बनाई हुई जगह उसे वापस ज़रूर रखना चाहूँगा अपने पास, क्यों नहीं। लेकिन अब फिल्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे? फिल्म का भी प्रोड्यूस, बिकॉज मुझे क्योंकि मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। बिकॉज क्या, मैं क्रिएटिव आदमी हूँ। मैं सोचता नहीं कि कितना खर्चा हो रहा, क्यों हो रहा, नहीं हो रहा, और जिन लोगों को मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ वो पता नहीं क्यों नहीं उसे अच्छी तरह से निभा पाए। और मैं तो बस हम क्रिएटिव लोगों का काम है चीज़ें करना, और बिज़नेस को कैसे संभालना हम नहीं कर पाते। इसी वजह से मेरे पर इतने कर्जे हुए, नहीं तो फिर क्यों होते। जब मेरे पास अकल होती, और इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया एक्टिंग करनी है, नो प्रोडक्शन, नो डायरेक्शन, ओनली एक्टिंग।
सनी देओल ने माना कि उन्हें बिजनेस करना ही नहीं आता, वो फिल्म प्रोड्यूसर बनने लायक नहीं है, इसलिए वो सिर्फ एक्टिंग पर फोकस करेंगे। आपकी अदालत में मौजूद एक दर्शक ने पूछा, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? तो सनी देओल ने डिटेल में बताया कि बचपन में उनका सपना क्या था और फिर वो एक्टर कैसे बने। ये जवाब सुनने के लिए आपको इंतजार करना होगा कल रात 10 बजे का, जब आपकी अदालत में सनी देओल अपनी जिंदगी के कई राज खोलेंगे। प्लीज वेलकम गदर के तारा सिंह, सनी देओल। सनी, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। जिस तरह से ये लोग खुश हो रहे हैं जो मैंने किया है, तो यकीन नहीं होता कि मैं इसके लायक हूं या नहीं। अब आपको बताता हूं कि सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसे बीमारियों से कंपेयर करने वाले उदयनिधि स्टालिन को आज किसने सपोर्ट किया? आज एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार के करीबी जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि उदयनिधि ने सनातन के बारे में जो कहा वो गलत नहीं था, लेकिन उसे गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने ये कहा है कि स्टालिन को गलत अंदाज से देखा गया, उसका समर्थन नहीं किया मैंने। जो कुछ चीज़ें उसने के मुंह से निकली होगी, वो क्या निकली है मुझे पता नहीं है, पर स्टालिन जो कहता है वो कोई गलत बात नहीं है। भारत में सनातन धर्म का हम क्षुद्र स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सनातन का मतलब रिजिड, अपने ख्यालों से, अपने विचारों से हिलेंगे नहीं, और एक छोटी नज़रिया से वो पूरे विश्व को देखते हैं, बल्कि हिंदू धर्म व्यापकता से देखता है। जितेंद्र आव्हाड का हाल यह है कि कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। उदयनिधि को सपोर्ट भी करना चाहते हैं, उनका बचाव भी करना चाहते हैं, लेकिन मानना भी नहीं चाहते। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उदयनिधि के बयान की आलोचना करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मौका मिला तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, जो खुद को बाला साहब का वारिस बताते हैं, हिंदुत्व को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। शिंदे ने कहा, अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो हिंदुत्व को गाली देने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलता। इसके बाद आज बीजेपी के विधायक नीतीश राणे ने भी कहा कि उद्धव ठाकरे को बताना चाहिए कि बाला साहब का बेटा सनातन पर हमले क्यों और कैसे बर्दाश्त कर रहा है। जो विरोधी पक्षी और विपक्षी की जो अलायंस है, इसका असली चेहरा जनता के सामने आ रहा है, लोगों के सामने आ रहा है। ये अगर गवर्नमेंट में आएंगे तो राहुल जी की मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म की कोई भी जगह नहीं, ऐसी स्पष्ट भूमिका उनके सारे अलायंस पार्टनर लेते हुए हमको दिखे हैं। उसके साथ ही जो खुद को हिंदुत्व के पुजारी बोलते हैं, हिंदुत्व के लीडर बोलते हैं, वो उद्धव जी ठाकरे ने अभी तक एक भी शब्द डीएमके या सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले किसी भी लोगों के बारे में कुछ भी बोला नहीं है। तो मैं मांग करता हूं, अगर सच्ची हमारा उद्धव जी ठाकरे अगर हिंदुत्व के लीडर है, बाला साहब ठाकरे जी के बेटे हैं, तो उन्होंने सनातन धर्म के बारे में जो कुछ आक्रमण हो रहा है उसके खिलाफ अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। चूंकि उदयनिधि स्टालिन, ए राजा और प्रियांक खरगे जैसे तमाम नेताओं ने सनातन के बारे में जहरीले बयान दिए, इसका असर देश में दिखाई दे रहा है। देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता इन नेताओं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज कोयम्बटूर में भी उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। उदयनिधि को गिरफ्तार करने की मांग की गई। तेलंगाना में बीजेपी के एमएलए टी राजा सिंह ने कहा, ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाना चाहिए और इस मामले में अब केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, शायद उनका रिटायरमेंट नज़दीक आ रहा है, इसलिए वो अपने बेटे को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं।
तो प्रोजेक्ट करने का कितना घटिया तरीका उन्होंने अपनाया है कि सनातन के ऊपर कमेंट करो, हिंदुत्व के ऊपर कमेंट करो, तुरंत हम मीडिया में आ जाएंगे, नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में आ जाएंगे, लोग हमारे ऊपर चर्चा करेंगे, लोग हमें जानेंगे। ये एक घटिया सा पॉलिटिकल स्टंट मैं समझता हूँ ये चीज़ को। इसलिए मैं केंद्र के अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी सनातन पर उंगली उठाए, हिंदुत्व पर अगर उंगली उठाए, तुरंत उनको जेल में डाले। क्या हमें जेल में डाला नहीं गया? हमने तो किसी धर्म को, किसी के देवी देवताओं को हमने कोट करते हुए गाली नहीं दी थी। हमने पर्टिकुलर एक व्यक्ति को ले लेकर हमने कमेंट किया था, लेकिन 77 डेज गुंडा एक्ट लगाकर हमें जेल डाला गया। हम भी तो एक विधायक है। जब हमें जेल में डाला जा सकता है तो ये उदयनिधि और ये ए राजा को फिर से क्यों नहीं जेल में डाला जा सकता है? क्योंकि प्रियांक खरगे ने उदयनिधि के बयान को सपोर्ट किया, एक बार नहीं कई बार किया, इसलिए अब सवाल उनके पिता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भी पूछे जा रहे हैं। खरगे आज छत्तीसगढ़ में थे। यहां जब खरगे से सनातन के खिलाफ उनके बेटे प्रियांक खरगे के बयानों के बारे में जवाब मांगा गया तो खरगे सिर्फ इतना कहकर निकल गए, वो किसी धर्म को लेकर कुछ नहीं बोलना चाहते। मैं किसी के धर्म के बारे में कहने के लिए यहाँ नहीं है। मैं सिर्फ गरीबों के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आया हूँ, और धर्म और पॉलिटिक्स ये अलग अलग चीजें हैं, इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। कैसी विडंबना है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने हिंदू होने पर गर्व करते हैं, भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन को गाली देते हैं और फिर गाली देने वालों को सपोर्ट भी मिलता है। ये दुख की बात है। मैं आपको बताऊं कि आज ही यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने G20 समिट की वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की जो थीम रखी है वो महाउपनिषद से ली गई है। आप सोचिए कि इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि दुनिया के बड़े बड़े नेता सनातन धर्म से शिक्षा ले रहे हैं, सनातन की तारीफ कर रहे हैं, वेदों की, उपनिषद की, गीता की, पुराणों की बात कर रहे हैं, और हमारे देश के कुछ लोग सनातन को के बारे में जहर उगल रहे हैं। खैर, आपको एक बार फिर से बता दूं, इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं सुपरस्टार सनी देओल। सनी देओल की गदर 2 को जबरदस्त सफलता मिली। इस सफलता ने उन्हें एक नई जिंदगी दी है, नई बुलंदियों पर पहुंचाया है, और उन्हें खुद भी भरोसा नहीं था कि उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ सनी देओल के जीवन का एक और पहलू भी है जहां वो फेल हो गए। सनी देओल पिछले लोकसभा चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव जीते थे, बीजेपी के टिकट पर एमपी बने थे, लेकिन गुरदासपुर के लोग शिकायत करते हैं कि वो यहां बहुत कम आते हैं। पार्लियामेंट में भी लोग शिकायत करते हैं कि वो पार्लियामेंट में भी किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते। मैंने सनी देओल से पूछा कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से दूर क्यों रहते हैं, वहां क्यों नहीं जाते। मैंने उनसे पूछा कि वो पार्लियामेंट अटेंड क्यों नहीं करते। सनी देओल ने जो जवाब दिया वो एक कन्फेशन था। उन्होंने किस अंदाज में अपनी गलती मानी, इसका एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनवा देता हूं। सियासत में तो आप भी हैं, आप भी चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट जाते ही नहीं। मैं आपका रिकॉर्ड आपको बताऊं। हाँ जी, मेरा रिकॉर्ड बहुत गंदा है। मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा। 3.5 साल में सिर्फ 19 बार गए। 2021 के विंटर सेशन में बिल्कुल नहीं गए, 2022 के विंटर सेशन में नहीं गए, 23 के मानसून सेशन में नहीं गए, 0 अटेंडेंस। नहीं, मेरी अटेंडेंस वाकई में बहुत लो है, और मैं ये नहीं कहता कोई सही बात, अच्छी बात है। लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आया और जब देखा, और मुझे लगा कि ये मेरी दुनिया नहीं है। पर मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो भी काम जितने भी थे मैं सब करता जा रहा हूँ और करता रहूँगा। उसके लिए मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ उससे मैं नहीं मानता, बिकॉज मुश्किल होती है, दिक्कत आती है, मुझे सिक्योरिटी होती है, और उस वक्त कोविड आया, फिर बाद में दूसरे इश्यूज़ आए। तो एज बीइंग एन एक्टर कहीं जाना हमेशा चारों तरफ भीड़ लग जाती है, और वहाँ जाके फिर, और ये हमारी एक शॉर्ट कमिंग है। और जो बिकॉज मैं एक्टर हूँ तो ऑब्वियसली
उंगलियां तो एक सेकंड में उठ जाती हैं, और भी कितने ऐसे होंगे। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मैं अभी लाया नहीं हूँ, पर मेरे पास ढेर सारी लिस्ट है जो हम लोगों ने किया है वहाँ पे काम, बहुत काम किया है। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो मैं करता हूँ उसके बारे में मैं चर्चा करूँ या ये करूँ, क्योंकि वो मेरा फ़र्ज़ है करना, इसलिए मैं करता जा रहा हूँ और करता रहूँगा। हाँ, एज पॉलिटिक्स ऑब्वियसली ये एक प्रोफेशन है जहाँ मैं फिट नहीं हूँ वहाँ पर। आपकी अदालत में सनी देओल ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि वो न तो अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं और न राजनीति में रहना चाहते हैं। सनी ने आपकी अदालत में यह भी बताया कि वो क्या करना चाहते हैं। क्या वो अब गदर 3 बनाएंगे? क्या वो अब बॉर्डर 2 में नजर आएंगे? इन सारे सवालों के जवाब आप देख सकते हैं कल रात आपकी अदालत में। ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सनी देओल ने आपकी अदालत में एक बड़ा राज खोला। पहले तो उनकी बात सुनकर मैं भी चौंक गया। सनी ने बताया जब वो स्कूल में थे तो ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, शब्द उनकी समझ में नहीं आते थे, उन्हें शब्द ठीक से दिखाई नहीं देते थे, वो सही तरीके से लिख भी नहीं पाते थे। पढ़ाई में कमजोर होने के लिए डांट खानी पड़ती थी, कभी कभी पिटाई भी होती थी। लेकिन उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि वो एक गंभीर बीमारी के शिकार हैं। नॉर्मली फिल्म स्टार्स ऐसी बातों को छुपाते हैं, उन्हें कभी डिस्कस नहीं करते, लेकिन सनी देओल ने आपकी अदालत में अपनी प्रॉब्लम के बारे में खुलकर बात की, अपना सीक्रेट सबके सामने खोलकर रख दिया। इसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। अभी तो मैं कह सकता हूं, पर उस वक्त तो इतना नहीं पता था। अभी बिकॉज अभी मुझे समझ में आया क्या था। आई वॉज बेसिकली डिसलेक्सिक, और पढ़ना लिखना अभी भी मैं कितनी बार बहुत गलतियां कर लेता हूं, बिकॉज शब्द को मैं कुछ और ढंग से देखता हूं और लिखने में मेरी चीज़ें गलत होती हैं। तो ऑब्वियसली जब उस वक्त तो ज़माना वैसा था, किसी को कुछ पता ही नहीं था, उन्हें बेटा डफर है, उन्हें पढ़ाई नहीं आती, थप्पड़ पहनते सिखा रहा सी कि फेल हो गया, आ नहीं किता, वो नहीं किता। बट समहाउ जब मैं स्कूल में था, जब ठीक नहीं था, तो कुछ टीचर्स ने मेरा IQ टेस्ट किया एंड माई IQ इज़ वेरी हाई। तो इसी की वजह से शायद आई वॉज एबल टू, मैं चीज़ें समझ लेता हूँ एंड देन मैं 35% तक पास हो जाया करता था। सनी देओल आज भी ठीक से पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, लेकिन जब वो डायलॉग डिलीवर करते हैं तो दर्शक तालियां बजाते हैं। डिसलेक्सिक होने के बावजूद सनी देओल अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपने डिटर्मिनेशन से इतने बड़े स्टार बने। सनी देओल ने आपकी अदालत में बताया कि जिन लोगों में कोई कमी है वो भी सफल हो सकते हैं, वो भी लड़ सकते हैं, बड़े बन सकते हैं। वो खुद इसके एक बड़े उदाहरण हैं। डिसलेक्सिया पर सनी देओल का पूरा जवाब आप सुन सकेंगे कल रात 10 बजे आपकी अदालत में।